Assalamu alaikum. Students, today we are to start our next lecture that is about heredity. What is heredity? Heredity is the transference of inheritable characteristics from parents to offspring, or from one generation to the next. Now, where are these heredity information stored? Information of all these characteristics is stored there in the genes, which are called units of inheritance. These genes are located on DNA. DNA is present on chromosomes. Chromosomes are located in nucleus, and nucleus is present in the cells of living in the cells of organisms, in each cell of all the body cells. So we start from nucleus. Here in this structure, you can see it is the structure of a cell in which nucleus is present at the center. Here I pointed out. Nucleus. It is nucleus here. This one whole is nucleus, in which here chromosomes are present. This number of chromosomes is specific and it is constant for each organism. Number of chromosomes for any species, it is constant. For example, in human beings, it is 46. In onion, it is 16. In maize, it is 20. In cat, it is 30. In monkey, 48. And in pea plants, it is 14. बेटे यहाँ तक मैंने आपको ये बताया है कि हेरिडिटी दैट वी आर टू स्टडी टुडे, ये इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होना जो है उसको कहते हैं। इनहेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो ट्रांसफर होने का प्रोसेस है उसे हेरिडिटी कहते हैं। और इन कैरेक्टरिस्टिक्स की इंफॉर्मेशन किस में होती है? जीन्स के अंदर। और वो जीन्स क्या हैं? सेगमेंट्स ऑफ डीएनए हैं। लेटर ऑन आई एक्सप्लेन इट। वो डीएनए के हिस्से होते हैं। और डीएनए कहाँ होता है? क्रोमोसोम्स का पार्ट है। और क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। न्यूक्लियस इन द सेल्स ऑफ द बॉडी होता है, जिस्म के हर सेल के अंदर होता है। और जो क्रोमोसोम्स की तादाद है वो मखसूस होती है हर स्पीशी के अंदर। ये आप देख सकते हैं, ये सेल है, सेल का स्ट्रक्चर जिसके अंदर सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद है। और इस न्यूक्लियस के अंदर ये पूरा न्यूक्लियस है और इसके अंदर ये क्रोमोसोम्स हैं। जैसा यहाँ इस सेल में 2 क्रोमोसोम शो किए गए हैं, 2 क्रोमोसोम्स। अब ये जो क्रोमोसोम्स की तादाद है ये मैंने आपको बताया है कि ये मखसूस होती है हर स्पीशी के अंदर। मसलन ह्यूमन बीइंग में ये 46 है, ओनियन के अंदर 16 होती है, मेज में 20 है, कैट के अंदर ये 30 होती है, मोंकी में 48 है
और पी के अंदर, पी प्लांट जो है मटर का पौधा, उसमें 14 होती है। अब क्रोमोसोम्स में आपको बता चुका जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। और न्यूक्लियस कहाँ होता है? हर बॉडी सेल के अंदर होता है। हर बॉडी सेल में न्यूक्लियस मौजूद है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं और क्रोमोसोम्स की तादाद हर स्पीशी के लिए, हर किस्म के ऑर्गेनिज्म जो हैं उनके लिए मखसूस होती है। मसलन जितने इंसान हैं सारे इंसानों में 46 होगी। ये कुछ एग्जाम्पल के तौर पे कुछ ऑर्गेनिजम्स को लिया गया। ऑनियन के अंदर बताया गया 16 है, मेज में 20 है, कैट में 30 है, मोंकी में 48, पी में 14। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि ये जो क्रोमोसोम है इनकी क्या कंपोजिशन है। तो क्रोमोसोम के दो कंपोनेंट्स हैं, डीएनए और प्रोटीन्स। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की एब्रीविएशन है और प्रोटीन जो क्रोमोसोम के अंदर होती है वो हिस्टोन है। मेरे तवज्जो से समझते जाएं, ये कुछ टर्म्स आपके लिए नई होंगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि ये क्रोमोसोम्स जिनके दो कंपोनेंट बताए गए आपको, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और प्रोटीन जो कि हिस्टोन है, ये क्रोमोसोम जिनकी तादाद मखसूस होती है हर स्पीशी के अंदर, ये कहां पे होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और न्यूक्लियस कहां होता है? हर बॉडी सेल में होता है। और इस न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं ये डीएनए के बने हैं, डीएनए के ऊपर जीन्स होते हैं और इन जीन्स के अंदर इस हेरिडिटी की सारी जो इंफॉर्मेशन है, ये जो हेरिडिटी हमारा टॉपिक है, इस हेरिडिटी की सारी जो इंफॉर्मेशन होती है वो जीन्स के अंदर होती है। तो जीन्स बेटे कहाँ है? डीएनए के ऊपर। डीएनए कहाँ है? क्रोमोसोम का हिस्सा है। क्रोमोसोम कहाँ है? ये बताया गया न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस हर बॉडी सेल में है। न्यूक्लियस हर बॉडी सेल में है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं। क्रोमोसोम की तादाद हर स्पीशी में मखसूस है, फिक्स है। और क्रोमोसोम किसके बने हुए हैं? ये बने हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने हुए हैं। प्रोटीन जो डीएनए में होती है उसका नाम क्या है? हिस्टोन। हिस्टोन प्रोटीन जो कि क्रोमोसोम्स के अंदर होती है। और दूसरा कंपोनेंट क्रोमोसोम का क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए। अब आप देखें बेटे, जो डीएनए है जिसका हमने कहा था कि डीएनए और प्रोटीन मिलकर ये क्रोमोसोम बनाते हैं। हिस्टोन प्रोटीन का मैं बेटे आपको बता रहा था कि जो हिस्टोन प्रोटीन है हिस्टोन प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन सपोर्ट करती है डीएनए को। हिस्टोन प्रोटीन डीएनए को, डीएनए की स्ट्रक्चर को सपोर्ट करती है। नाउ आफ्टर दिस components of DNA we were discussing. 4 types of nucleotides are there which make DNA. Their names are here: adenosine, guanosine, cytidine, thymidine. एडिनोसिन को एडेनिन न्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। इसी तरह गवानोसिन जो है वो गवानिन न्यूक्लियोटाइड है। जो साइटिडीन है वो साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड और थायमिडीन थायमिन न्यूक्लियोटाइड है। इन 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स के जो नाम हैं, ये 4 किस्म की नाइट्रोजनस बेसेस होती हैं असल में, उनके नाम पे इनको नाम दिए गए हैं। और वो बेसिस में आपको भी आगे बताता हूं। हर न्यूक्लियोटाइड जो है उसके आगे देखें 3 कंपोनेंट हैं। एक उसमें डीऑक्सी राइबो शुगर है,
दूसरा उसमें फास्फोरिक एसिड है, और तीसरा नाइट्रोजनस बेस होती है। ये नाइट्रोजनस बेसेस जो हैं 4 किस्म की हैं, एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन, थायमीन। ये 4 किस्म की बेसेस हैं। इनमें जो एडेनिन और गवानीन है ये बड़ी बेसेस हैं, इनको प्योरीन्स कहते हैं। साइटोसिन और थायमीन स्मॉलर बेसेस होती हैं, इनको पिरामिडीन्स कहते हैं। नेक्स्ट, डीएनए का जो स्ट्रक्चर बनता है वो आप देखें कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स मैंने आपको बताया, मैं एक दफा रिपीट कर दूं, न्यू टर्म्स आर देयर फॉर यू। ये स्क्रीन में पे वाज़ेह होनी चाहिए। हाँ जी, नाइट्रोजनस बेसेस 4 किस्म की हैं, और इससे पीछे मैंने आपको बताया कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, डीऑक्सीराइबोज शुगर, फास्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनस बेस। तो एक नाइट्रोजनस बेस एक न्यूक्लियोटाइड में एट ए टाइम होगी। डीएनए के कंपोनेंट्स आपको बता दिए गए 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स हैं, एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, गवानीन न्यूक्लियोटाइड, साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड और थायमीन न्यूक्लियोटाइड। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए के साथ प्रोटीन थी। प्रोटीन जो है ये डीएनए की स्ट्रक्चर को सपोर्ट करती है, और क्रोमोसोम की तादाद में बता चुका हूं, फिक्स है सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर, हर स्पीशी के अंदर ये तादाद फिक्स होती है। ये क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, न्यूक्लियस सेल के अंदर होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं अब डीएनए से आगे। डीएनए आप देख चुके हैं, इसमें क्या है, 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स हैं, एडेनिन हो, गवानीन हो, साइटोसिन हो या थायमीन न्यूक्लियोटाइड्स हो। और हर न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट कितने हैं, 3, डीऑक्सीराइबोज शुगर, फास्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनस बेस। हर न्यूक्लियोटाइड के अंदर ये 3 कंपोनेंट होंगे। नाइट्रोजनस बेसेस मैंने आपको बताया 4 किस्म की हैं, एडेनिन, गवानीन ये लार्जर बेसेस होती हैं, जबकि साइटोसिन और थायमीन जो हैं इनको पिरामिडीन्स कहते हैं, ये स्मॉलर बेसेस हैं। एडेनिन गवानीन को प्योरीन्स कहते हैं, ये लार्जर बेसेस हैं, डबल रिंग वाली होती हैं। साइटोसिन और थायमीन स्मॉलर बेसेस हैं, इनको पिरामिडीन्स कहते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पे स्ट्रक्चर डीएनए का देखें। स्ट्रक्चर को मैं आपको वाज़ेह करता हूं यहाँ पे। ये देखिए, ये एक न्यूक्लियोटाइड है जिसको मैं भी ये मैं इसको आपको क्लियर कर देता हूं। ये एक न्यूक्लियोटाइड है सर, ये यहां तक, ये देखिए बेटे, ये एक न्यूक्लियोटाइड शो किया है। न्यूक्लियोटाइड को मैं और वाज़ेह कर देता हूं, यहां तक। अब बेटे इस न्यूक्लियोटाइड के अंदर आपने देखना है, न्यूक्लियोटाइड के अंदर कंपोनेंट्स कौन कौन से आ रहे हैं, इनको गौर से देखना है। ये देखें, ये फास्फोरिक एसिड है, जैसे फास्फेट बना, ऐसे फास्फेट बना, साथ इसके ये शुगर है, डीऑक्सीराइबो शुगर, उसके साथ ये एडेनिन है, एडेनिन जो कि नाइट्रोजनस बेस है। तो ये 3 कंपोनेंट मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं। उसके बाद ये अगला न्यूक्लियोटाइड आ रहा है, एडेनिन के बाद ये नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड, इसी तरह ये आगे न्यूक्लियोटाइड है। तो ये एक एक न्यूक्लियोटाइड आ रहा है, दूसरी साइड पे भी ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो दोनों साइड्स के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये आप देखें कि ये स्ट्रैंड्स बना रहे हैं। ये 2 स्ट्रैंड्स होती हैं जो आपस में लिंक्ड होती हैं इन लिंकेजेस के, ये दरमियान में लिंकेजेस शो किए गए हैं। जो प्योरीन्स हैं उनमें 3 लिंकेजेस होते हैं, जबकि पिरामिडीन्स में 2 लिंकेजेस होते हैं। ये 2 लिंकेज हैं, ये और ये 2, ये 3 लिंकेजेस हैं। उसके बाद ये जो ये न्यूक्लियोटाइड्स की जो सीक्वेंस है बेटे, इसी सीक्वेंस को जीन्स कहा जाता है। हर जीन के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स की कुछ तादाद आती है, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन की। अकॉर्डिंग टू प्रोटीन ये डिपेंड करता है कि इस चेन की लेंथ क्या होगी, जीन की लेंथ क्या होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका मॉडल क्या बनता है, डीएनए का मॉडल। ये बेटे देखें, ये वाटसन और एंड क्रिक मॉडल है। वाटसन और क्रिक ने जो डीएनए का मॉडल पेश किया वो ये है कि जो इसमें 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं,
वो डबल स्ट्रैंड्स बनाते हैं। ये देखें, एक स्ट्रैंड ये है और ये दूसरी स्ट्रैंड है, और ये दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं एक दूसरे के अराउंड ट्विस्टेड होती हैं और आपस में लिंक्ड कैसे हैं? इनकी नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान जो लिंकेजेस पहले मैंने आपको शो किए हैं, मैं दोबारा शो कर देता हूं। ये जो लिंकेजेस इसके दरमियान आप देख रहे हैं, ये वाले लिंकेजेस, इसी तरह ये लिंकेजेस, इन लिंकेजेस के जरिए ये आपस में लिंक्ड होती हैं स्ट्रैंड्स और आपस में क्या है? ट्विस्टेड हैं। अब यही न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस क्या है? ये जीन होती है। जीन जिनके अंदर इंफॉर्मेशन है फॉर एनी कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब क्रोमोसोम्स, डीएनए और जीन्स का आपस में लिंक देखें। ये देखें, ये न्यूक्लियस है जिसके अंदर क्रोमोसोम थे। अब वहां से ये एक क्रोमोसोम को लिया, इसके दो ये क्रोमाटिड्स हैं, ये एक क्रोमाटिड है, ये दूसरा क्रोमाटिड है। उसके बाद हर क्रोमाटिड के ऊपर देखें ये डीएनए को शो किया जिसकी डबल स्ट्रैंड्स हैं, ट्विस्टेड हैं, आपस में लिंक्ड हैं क्रॉस लिंकेजेस के जरिए। और इसके ऊपर ये देखें सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को ऊपर जीन का नाम दिया है। इस जीन के अंदर इंफॉर्मेशन है कैरेक्टरिस्टिक्स की। उसके बाद मैं बाद में भी रिपीट कर देता हूँ इसको। एक मिनी सी एक्सरसाइज दी गई है, यहाँ पे पूछा गया है कि ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जो है इसके अंदर व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन सोमैटिक सेल्स ऑफ ड्रोसोफिला। तो इसके अंदर ये बेटे देखें क्रोमोसोम की तादाद दी हुई है, यहां से आप काउंट कर सकती हैं। तो इसमें कितने हैं? 4 पेयर दिए गए हैं। तो टोटल तादाद क्या होगी? 8 क्रोमोसोम होते हैं ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के अंदर। नीचे पूछा है व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द गैमीट्स ऑफ ड्रोसोफिला। तो गैमीट्स के अंदर कितने होंगे? आधी तादाद रह जाती है गैमीट्स के अंदर, क्योंकि मेयोसिस के दौरान गैमीट्स बनते हैं, तादाद आधी रह जाती है। नेक्स्ट हमने देखना है कि कैरेक्टर्स कैसे ट्रांसफर होते हैं जो जीन्स के अंदर होते हैं, जिनकी इंफॉर्मेशन जीन्स के अंदर होती है। तो आप ये देखें ये मेल ऑर्गेनिज्म जो है म्यूसिस के जरिए उसमें मेल गैमेट्स बनते हैं जो कि हैप्लॉइड हैं। इसी तरह फीमेल ऑर्गेनिज्म के अंदर म्यूसिस के जरिए फीमेल गैमेट्स बनते हैं जो कि एग है। मेल गैमेट्स को स्पर्म का, वो भी हैप्लॉइड, यानी आधी तादाद है क्रोमोसोम्स की उनके अंदर। जो फीमेल गैमेट्स हैं उनके अंदर भी आधी तादाद है। ये आपस से मिलकर जाइगोट बनाते हैं। जो जाइगोट है उसके अंदर तादाद डिप्लॉयड पूरी हो जाती है। अब उसमें आगे माइटोसिस होती है और माइटोसिस के रिजल्ट में न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है जो कि डिप्लॉयड होगा। डिप्लॉयड मीन उसमें क्रोमोसोम्स की तादाद पूरी होगी। लास्ट में हम कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। इनहेरिटेबल कैरेक्टर वो होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरी को ट्रांसफर हो जाते हैं। नॉन इनहेरिटेबल वो होते हैं जो ट्रांसफर नहीं होते। इनहेरिटेबल के एग्जांपल में देखें बेटे, आई कलर, स्किन कलर, हेयर कलर, फ्री और अटैच ईयर लोब्स, हाइट, इंटेलिजेंस। और नॉन इनहेरिटेबल में क्या है? लॉस ऑर्गन ऑफ द बॉडी, कोई जिस्म का हिस्सा जो है वो एक्सीडेंट वगैरह की सूरत में कट जाता है। वीकेंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी ड्यू टू डिजीज, बीमारी की वजह से कोई हिस्सा जो है वो डैमेज हो जाता है, वीक हो जाता है, ये अगली नस्ल में ट्रांसफर नहीं होता। ट्रंकेटेड ऑर्गन ऑफ द बॉडी, जिस्म का कोई हिस्सा जो है उसका कुछ हिस्सा कट जाता है, मतलब उंगली का कुछ हिस्सा कट गया है, फिंगर कुछ कट गई है, ये आगे ट्रांसफर नहीं होती। एक्वायर्ड कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म का अपनी लाइफ टाइम में कोई कैरेक्टर एक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल डिफरेंट स्किल्स को देख लें, ड्राइविंग स्किल्स को देख लें, कोई जैसा कि एक्सरसाइज की वजह से कोई मसल्स वगैरह फॉर्मेशन है, बॉडी बिल्डिंग है, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स आगे ट्रांसफर नहीं होती। दोबारा कैरेक्टर को देख लें। आई कलर बेटे देख लें कि पेयर ऑफ जीन्स है जो इसको कंट्रोल करता है, ब्राउन पिगमेंट की फॉर्मेशन को वो कंट्रोल करता है। अगर ये जीन प्रेजेंट है, वर्क करता है, तो ज्यादा मिकदार में पिगमेंट पैदा होता है तो ब्लैक कलर होगा आई का। और अगर बहुत थोड़ा पैदा होता है, बहुत लाइट ब्राउन कलर आएगा उस केस में। और अगर इंटरमीडिएट जो है इसकी प्रोडक्शन होती है, यानी इन बिटवीन कुछ भी अमाउंट प्रोड्यूस हो रही है पिगमेंट की, तो डिफरेंट कलर आएंगे, जैसे ब्लू है, ग्रीन है, हैजल है। हैजल कलर जो है बेटे ये रेडिश ब्राउन कलर को कहते हैं। इसी तरह स्किन कलर जो है ये भी जीन्स के कंट्रोल में होता है। हेयर कलर कंट्रोल में है। फ्री और अटैच ईयर लोब देखें, ये ईयर लोब भी आपके एग्जांपल दी गई, आई कलर भी दिया गया था। ईयर लोब में क्या है? कान की जो लो होती है, ये बास का क्या होता है कि चीज के साथ अटैच होती है और उसको कहते हैं अटैच ईयर लोब्स। और जिनमें ये अटैच नहीं होती, फ्री होती है,
वो डिटैच ईयर लोब्स या फ्री ईयर लोब्स कहलाते हैं। ये भी जीन्स के कंट्रोल में है। बॉडी हाइट, इंटेलिजेंस वगैरह ये चीजें इनहेरिटेंस में आती हैं, ये हेरिटेबल कैरेक्टर्स हैं। एक दफा मैं रिपीट कर देता हूँ चीजों को। सबसे पहले देखें बेटे, हमने कहा था हेरिडिटी ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स को कहते हैं। हेरिडिटी वो प्रोसेस है जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स वालिदैन से औलाद में या एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ट्रांसफर होती हैं। और ये इंफॉर्मेशन किस में होती हैं? जीन्स में होती हैं। जीन्स जो है वो आपको मैं दिखा चुका हूँ, डीएनए के हिस्से हैं, सेगमेंट्स हैं, कुछ न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस है, उसको हम जीन्स कहते हैं, जिनमें की सारी इंफॉर्मेशन होती है कैरेक्टरिस्टिक्स की। और जीन्स कहाँ पे मैंने बताया था? जीन्स डीएनए के हिस्से हैं, और डीएनए कहाँ है? क्रोमोसोम का हिस्सा है। और क्रोमोसोम बेटे देखें ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने 2 क्रोमोसोम शो किए हैं न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस कहाँ होता है? सेल के अंदर। नेक्स्ट आप देखें, क्रोमोसोम की तादाद में आपको बता चुका हूं, ये मखसूस होती है हर ऑर्गेनिज्म के अंदर। ह्यूमन बीइंग में 46 बताई, ओनियन में 16 है, मेस में 20 है, कैट में 30 है, मोंकी में 48 है, पी में इसी तरह 14 है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि क्रोमोसोम की कंपोजिशन क्या है। ये डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए एब्रिवेशन है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की। प्रोटीन कौन सी है? हिस्टोन। ये हिस्टोन प्रोटीन जो है ये डीएनए की स्ट्रक्चर को सपोर्ट करती है। डीएनए के कंपोनेंट्स क्या हैं? 4 कंपोनेंट्स हैं। 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स हैं। असल में डीएनए को न्यूक्लियोटाइड्स ही बनाते हैं, और वो 4 किस्म के हैं। एडिनोसिन जिसे हम एडेनिन न्यूक्लियोटाइड कहेंगे, गवानोसिन जिसको गवानी न्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं, साइटिडीन जिसे साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, और थायमिडीन जिसको थायमीन न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो ये 4 असल में नाइट्रोजनस बेसिस हैं जो आपको बताया मैंने। एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन, थायमीन, ये 4 बेसिस हैं। इन्हीं के नाम पे ही न्यूक्लियोटाइड्स के नेम बनते हैं। वैसे हर न्यूक्लियोटाइड के अंदर ये 3 कंपोनेंट होते हैं। एक डीऑक्सी राइबो शुगर है, दूसरा इसमें फास्फोरिक एसिड है, और तीसरा इसमें नाइट्रोजनस बेस है। नाइट्रोजनस बेसेस आप देखें 4 किस्म की हैं, एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन, थायमीन। एडेनिन और गवानीन जो है इनको प्योरीन्स कहते हैं, जबकि साइटोसिन और थायमीन को पिरामिडीन्स कहते हैं। नेक्स्ट आप देखें, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में रिपीट कर रहा हूं, जिसमें कि क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड्स आ रहे हैं। हर न्यूक्लियोटाइड का देखें ये अब ये 5 to 3 एंड है, ये 3 to 5 ये अपोजिट एंड्स होते हैं। ये 3 5 क्या है? कार्बन नंबर होता है शुगर का, जिसके साथ ये फास्फेट और नाइट्रोजनस बेसेस अटैच होते हैं। ये एक फास्फेट, ये शुगर दूसरा, और तीसरी ये एडेनिन बेस है यहाँ पे। तो ये एडिनोसिन न्यूक्लियोटाइड बना। इससे इधर जो है ये थायमिडीन न्यूक्लियोटाइड है। तो बेटा याद रखें, एडिनोसिन और थायमिडीन आपस में मिलते हैं, इनकी बॉन्डिंग हो सकती है। इसी तरह गवेनोसिन और साइटिडीन न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उनकी आपस में बॉन्डिंग हो सकती है। वो 3 लिंकेजेस से होगी साइटोसिन और गवेनोसिन के दरमियान, जबकि थायमिन और एडेनिन के दरमियान 2 लिंकेजेस होते हैं। और ये जो पूरी सीक्वेंस है ये जीन्स कहलाते हैं, जिसमें कुछ न्यूक्लियोटाइड्स की तादाद आ सकती है। अब तादाद क्या होगी, कितनी होगी, ये प्रोटीन की इंफॉर्मेशन होती है। कि जो क्रोमोसोम की तादाद होती है हर स्पीशी में मखसूस होती है। ह्यूमन बीइंग में जैसे 46 है, ओनियन में 16 है, मेज में 20 है, कैट में 30 है, मोंकी में ये 48 होती है, पी प्लांट में 14 है। आगे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, ये 2 कंपोनेंट हैं क्रोमोसोम के। जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है उसको एब्रिवेट किया गया डीएनए के साथ, और प्रोटीन हिस्टोन होती है जो डीएनए की स्ट्रक्चर को सपोर्ट करती है। नेक्स्ट आप देखें कि जो डीएनए के कंपोनेंट्स हैं, डीएनए इन 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड से बनता है। ये 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो डीएनए बनाते हैं, जिसमें एडेनिन न्यूक्लियोटाइड है, गवेनोसिन जो कि गवानी न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है हाँ जी, एडिनोसिन, गवेनोसिन, आगे है साइटिडीन, थायमिडीन। ये 4 किस्म के क्या हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। 4 किस्म के ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो कि डीएनए बनाते हैं। और न्यूक्लियोटाइड्स का बेटा देखें कि ये
किस बेस पे डिफरेंशिएट हो रहे हैं? और ये नाइट्रोजनस बेसिस की बेस पे, नाइट्रोजनस बेसिस की बेस पे ये डिफरेंशिएट होते हैं। क्योंकि नाइट्रोजनस बेसिस कितनी किस्म की मैंने बताई हैं? 4 किस्म की, 4 किस्म की, एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन और थायमीन। उसके बाद आप देखें कंपोनेंट्स न्यूक्लियोटाइड्स के। न्यूक्लियोटाइड्स के जो कंपोनेंट्स हैं वो 3 होते हैं। डीऑक्सी राइबो शुगर है, फास्फोरिक एसिड है और नाइट्रोजनस बेस है। नाइट्रोजनस बेसेस आगे मैंने बताया 4 किस्म की हैं, एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन, थायमीन। एडेनिन और गवानीन बड़ी बेसेस हैं, इनको प्योरीन्स कहते हैं। साइटोसिन और थायमीन छोटी बेसेस हैं, इनको पिरामिडीन्स कहते हैं। अब आप ये जो न्यूक्लियोटाइड्स मैंने आपको बताए हैं, ये मैं दोबारा आपको दिखा रहा हूं। 4 किस्म के आपको न्यूक्लियोटाइड्स जो मैंने बताए हैं जो डीएनए बनाते हैं, एडिनोसिन, गवानोसिन, साइटिडीन, थायमिडीन। अब इन न्यूक्लियोटाइड्स की अरेंजमेंट देखें, और आपको ये भी मैंने बताया कि हर न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3-3 कंपोनेंट हैं। कौन कौन से थे? डीऑक्सी राइबो शुगर है, फास्फोरिक एसिड है और नाइट्रोजनस बेस है। अब इनकी पोजीशन को आगे देख लें। ये देखिए बेटे, ये फास्फोरिक एसिड से फास्फेट मिला, इधर से ये डीऑक्सी राइबो शुगर है और उसके साथ ये एडेनिन यहाँ पे बेस चौकी, तो ये बना एडिनोसिन न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे ये क्या है? ये एडिनोसिन न्यूक्लियोटाइड है। मैं इसको दोबारा वाजे कर रहा हूं। सिर्फ इस एक न्यूक्लियोटाइड को मैं सर्कल करूंगा ताकि आप वाजे तौर पर इसको देख सकें। ये इस वक्त जिसको मैंने सर्कल किया है, ये एडिनोसिन न्यूक्लियोटाइड है, यानी एडेनिन का न्यूक्लियोटाइड। ये एडेनिन का न्यूक्लियोटाइड है, जैसे क्या कहेंगे? एडिनोसिन। ये एक न्यूक्लियोटाइड है जिसके 3 कंपोनेंट कौन कौन से? फास्फेट, डीऑक्सी राइबो शुगर और ये एक बेस है एडेनिन। इसी तरह इसके साथ जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड इधर मिल रहा है वो कौन सा है? थायमीन का न्यूक्लियोटाइड, जो कि थायमिडीन कहलाएगा। उसमें बेटा देखें, ये थायमीन है, ये डीऑक्सी राइबो शुगर है और ये फास्फेट है। तो ये भी तीनों कंपोनेंट मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं थायमीन का। तो ये दोनों न्यूक्लियोटाइड आपस में लिंक्ड हैं इस लिंकेज के जरिए। ये जो 2 लिंकेजेस हैं, इसी तरह उसके बाद ये आगे वाले जो आप देख रहे हैं लिंकेजेस, ये 3 लिंकेजेस हैं क्योंकि ये बड़ी बेसिस के दरमियान है। ये उसमें साइटोसिन और गवानीन के दरमियान जो है, साइटोसिन और जो गवानीन है उनके दरमियान ये 3 लिंकेजेस आते हैं। तो ये दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं न्यूक्लियोटाइड्स की, एक ये स्ट्रैंड है, इसके साथ ये दूसरी स्ट्रैंड है। ये दोनों स्ट्रैंड्स आपस में लिंक्ड हैं। लिंक्ड कैसे हैं? इन लिंकेजेस के जरिए। ये बेसिस के बेटे याद रखें, एडेनिन और गवानीन जो है, एडेनिन और गवानीन ये क्या है? बड़ी बेसिस। आप यहां पे देखें, इसके 2 रिंग हैं, जब इसके साथ थायमीन का क्या है? 1 रिंग है। आपको मैंने पीछे बताया है कि ये जो बड़ी बेसिस हैं उनको प्योरीन्स कहते हैं। एडेनिन और गवानीन बड़ी बेसिस हैं जिन्हें प्योरीन्स कहते हैं। साइटोसिन, थायमीन छोटी बेसिस हैं क्योंकि उनका 1-1 रिंग होता है। अब इनकी अरेंजमेंट आपने देख ली कि ये न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंसेस हैं, और इनमें आप देखें ये जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है, ये एक जीन बनता है। जी एडेनिन है उसका न्यूक्लियोटाइड, उसके बाद ये और मसलन गवानोसिन का न्यूक्लियोटाइड आ जाता है, आगे साइटिडीन का न्यूक्लियोटाइड है फॉर एग्जांपल। तो ये जो 3 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इनका जो एक सेट बनेगा, ये एक जीन की इंफॉर्मेशन बन सकती है। पूरा जीन बन सकता है जिसके अंदर प्रोटीन की इंफॉर्मेशन होती है। अब जैसी प्रोटीन होगी वैसी जीन की लेंथ होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका जो मॉडल है, डीएनए का मॉडल, जो वाटसन और क्रिक ने पेश किया, आपकी बुक में मौजूद है। इसके मुताबिक है कि ये चारों किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स यूं 2 स्ट्रैंड्स बना रहे हैं, और ये स्ट्रैंड्स इस तरह आपस में ट्विस्टेड होती हैं अराउंड ईच अदर। दोनों स्ट्रैंड्स ट्विस्टेड हैं, जिस तरह हम 2 रोप्स लेकर, 2 रस्सियां लेकर उनको आपस में मरोड़ देते हैं, बिल्कुल ये वैसी स्ट्रक्चर बनती है। यहाँ पे दोनों स्ट्रैंड्स आपस में लिंक्ड हैं इन लिंकेजेस के जरिए। ये जो दरमियान में आप लिंकेजेस देख रहे हैं, इनके जरिए ये आपस में लिंक्ड, ये नाइट्रोजनस बेसेस हैं जिनके दरमियान लिंक बनते हैं। जो मैंने आपको बताया है कि एडेनिन और थायमीन के दरमियान जो है वो 2 लिंकेजेस बनते हैं, जबकि साइटोसिन और गवानीन के दरमियान 3-3 लिंकेजेस बनते हैं।
ये आप पिछले मॉडल में देख चुके हैं। ये एडेनिन और थायमिन में देखें 2 लिंकेजेस हैं। ये गवानिन और साइटोसिन है, इसमें ये इधर जो है, हाँ जी, ये इसमें देखें ये साइटोसिन है और इस साइड पे गवानिन है, क्योंकि गवानिन डबल रिंग वाली बड़ी बेस है। तो इसके दरमियान क्या है, 3 लिंकेजेस हैं। अब जब ये डीएनए बनता है तो इसकी शक्ल कैसी है, डबल हेलिकल शेप होती है, लैडर लाइक स्ट्रक्चर इसकी बनती है, दोनों स्ट्रैंड्स क्या ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्रोमोसोम, डीएनए और जीन्स का लिंक। स्पेन में पहले भी कर चुका हूं, ये आपकी बुक की डायग्राम है। जैसे बेटा देखिए ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम थे, वहां से एक क्रोमोसोम लिया है। उस क्रोमोसोम के क्या है, 2 क्रोमेटिड्स हैं। हर क्रोमेटिड के ऊपर क्या है, ये डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है जो कि, और जिसकी दोनों स्ट्रैंड शो की हैं ट्विस्टेड है अराउंड ईच अदर। और इसके दरमियान ये नाइट्रोजनस बेसेस जो थी न्यूक्लियोटाइड्स की, वो आपस में लिंक्ड हैं। लिंकेज फिर बता दूं कि एडेनिन और थायमिन आपस में लिंकेज बनाती हैं, 2 लिंकेजेस इनके दरमियान होते हैं, जबकि साइटोसिन और गवानिन के आपस में लिंकेजेस होते हैं वो 3 होते हैं, जिनके जरिए ये स्ट्रैंड्स आपस में लिंक्ड रहती हैं। और जो सीक्वेंस ऑफ ये है न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस, ये जीन बनती है। जैसा यहाँ पे देखें ये जीन शो किया गया है कि यहां से लेकर यहां तक ये जो पूरी लेंथ है न्यूक्लियोटाइड्स की, जितने न्यूक्लियोटाइड्स इसमें आ रहे हैं, ये एक जीन बन रहा है। अब इस जीन की जो इंफॉर्मेशन होगी जिस प्रोटीन की भी, अब ये न्यूक्लियस के अंदर है, वहां से आरएनए आपको नेक्स्ट बताया जाएगा, आरएनए के जरिए ये साइटोप्लाज्म में इंफॉर्मेशन जाती है, वहां राइबोसोम होता है, और राइबोसोम इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है साइटोप्लाज्म के अंदर। और जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो सारी इसी यही इंफॉर्मेशन होती है जिसके मुताबिक वो कैरेक्टरिस्टिक्स आगे ट्रांसफर होती हैं और अगली नस्ल में जाहिर होती हैं। लास्ट में बेटे मैंने आप ये एक मिनी सी एक्सरसाइज थी जिसमें बताया, पूछा गया है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है सोमैटिक सेल्स और ड्रोसोफिला में, तो ये आपने काउंट करके बता देने। वैसे इसके ऊपर नंबरिंग भी दी हुई है 1 2 3 4, तो 4 पेयर हैं और क्रोमोसोम कितने बने, 8 क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम बेटा याद रखें हमेशा पेयर्स की सूरत में पाए जाते हैं। यहाँ पे देखें 8 क्रोमोसोम है ड्रोसोफिला के, तो ये 4 पेयर बन रहे हैं। उसके बाद गैमेट्स में क्या होंगे, आधी तादाद रह जाती है। लास्ट में कैरेक्टर्स हैं, ट्रांसमिशन जो कैरेक्टर के कौन से कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, उससे पहले ये थोड़ा सा ट्रांसमिशन के हवाले से कि कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर होते हैं ये मैं बता दूं कि जो मेल ऑर्गेनिज्म है म्यूसिस के जरिए उसमें मेल गमीट बनता है जो कि हैप्लॉइड होता है, स्पर्म का नाम दिया। फीमेल ऑर्गेनिज्म में म्यूसिस के जरिए फीमेल गमीट बनता है जिसको एग का नाम दिया। ये दोनों हैप्लॉइड होते हैं, ये आपस में मिलकर जाइगोट बनाते हैं, वो डिप्लॉइड। डिप्लॉइड मीन क्रोमोसोम की तादाद डबल पूरी हो जाती है उनमें। स्वार्म्स और एग्स में आधी आधी तादाद हो गई थी म्यूसिस की वजह से, यहाँ जाइगोट में वो तादाद पूरी होगी है। इसमें बाद में माइटोसिस होती है, जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। आप करेक्टर देखें, इनहेरिटेबल वो होते हैं जो एक नस्ल से दूसरी को ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे आई कलर है तो पेयर ऑफ जीन्स है जो कि इसको कंट्रोल करता है। अगर वो जीन वर्क करता है तो एक ब्राउन पिगमेंट है जो बनता है। अगर ये ज्यादा पिगमेंट बनता है तो आंख का कलर ब्लैक होगा, अगर बहुत थोड़ा बनता है तो आई का कलर जो है वो लाइट ब्राउन होता है, और अगर इन बिटवीन कोई भी ग्रेड में पिगमेंट बना है तो कलर जो है वो ब्लू होगा, ग्रीन या हेजल होगा। हेजल कलर के रेडिश ब्राउन कलर को कहते हैं। इसी तरह ये हेयर कलर है, स्किन कलर है, ये भी जीन्स के जरिए कंट्रोल होता है और एक नस्ल से दूसरी को ट्रांसफर होता है। फ्री और अटैच ये लोब्स में देखें, फ्री और अटैच ये लोब्स में क्या है कि कुछ लोगों में क्या है, ये लोब जो होते हैं कान की जो लो है वो चीक्स के साथ अटैच होती है, उसको अटैच ये लोब कहते हैं। कुछ की अटैच नहीं होती, उसे डीटैच या फ्री ये लोब्स कहते हैं। ये भी जीन्स के जरिए कंट्रोल होती है। उसके बाद हाइट है, इंटेलिजेंस है, ये भी हेरिटेबल है, इनहेरिट हो जाती है। फिर नॉन इनहेरिटेबल क्या है, लास्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, एक्सीडेंट की वजह से कोई ऑर्गन कट जाता है, वीकड ऑर्गन ऑफ द बॉडी ड्यू टू डिजीज, बीमारी की वजह से कोई ऑर्गन वीक हो जाता है, या ट्रंकेटेड ऑर्गन ऑफ द बॉडी, किसी ऑर्गन का कुछ हिस्सा कट जाता है, या ऑर्गन कुछ हिस्सा कट गया, जैसे उंगली को कुछ हिस्सा कट गया कुछ, तो ये नहीं कि अगली नस्ल में ट्रांसफर होगी। उसके बाद क्या, एक्वायर्ड कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जैसे डिफरेंट स्किल्स हैं, ड्राइविंग स्किल है, या कोई और जैसे पेशेवर लोग होते हैं, मुख्तलिफ स्किल्स उन्होंने हुनर सीखे होते हैं, तो ये ऐसे ट्रांसफर नहीं होते।
All it was about this lecture. Now you can ask questions. You can ask. You can raise your hands. You will be given chance. You can just raise your hands. Yes, bete. Sir, I wanted to ask कि अगर हम ज़्यादा प्रोटीन इनटेक करेंगे तो क्या हमारा डीएनए स्ट्रॉन्ग होगा? देखें बेटे, डीएनए जो है उसका हिस्सा प्रोटीन, मैंने आपको बताया हिस्टोन प्रोटीन है, जैसे इसमें प्रोटीन हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन होती हैं। तो प्रोटीन खुराक में होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं कि प्रोटीन ही बहुत ज्यादा होनी चाहिए। हमें बैलेंस्ड डाइट यूज करनी चाहिए, अदर न्यूट्रिएंट्स भी होने चाहिए, अदरवाइज अदर डिसऑर्डर्स जो हैं वो पैदा होंगे। लेकिन अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है फिर तो जो प्रोटीन से बनने वाली चीजें हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, वो डिस्टर्ब होंगी, अफेक्ट होंगी, लेकिन हमारी डाइट बैलेंस्ड होनी चाहिए। सर, और ये जो हमारे डीएनए है कि इसमें हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, ये ब्रेन में होता है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं, ब्रेन में नहीं होता, ये हर बॉडी सेल में होता है। हर बॉडी सेल में देखे क्रोमोसोम्स होते हैं, और क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। ये जो डीएनए है इनके अंदर जीन्स होते हैं, और जीन्स ही हैं जिनमें सारी इंफॉर्मेशन होती है। और सर, ये जो डीएनए है इसकी एक मखसूस लेंथ है हर सेल के हिसाब से, यानी each cell contains the exact same length of the DNA. हर सेल के अंदर बेटे देखे क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम की तादाद हर स्पीशी के लिए मखसूस है, और हर क्रोमोसोम के ऊपर, हर क्रोमोसोम डीएनए का बना हुआ है, और हर डीएनए के ऊपर ये जीन्स जो है वो मिलियंस ऑफ जीन्स होते हैं। हाँ जी बेटे। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन आपने याद रखी नहीं, इंफॉर्मेशन सारी किस में होती है? जीन्स में होती है। सर मैंने आपसे पूछना था, सर वो जो डीएनए की स्ट्रेंथ थी सर, उसको क्या कहते हैं? डीएनए की स्ट्रैंड? जी सर। डीएनए स्ट्रैंड्स उनको कहते हैं, उनको हम अपराइट्स भी कहते हैं। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को अपराइट्स का नाम भी देते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड्स की बनी होती हैं। ओके सर। सर वो एक न्यूक्लियस की जो डायग्राम थी सर, उसमें वो एक छोटा सा सर्कल था ग्रे कलर का, जो सर सर न्यूक्लियस के वो न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियस के अंदर जो है वो न्यूक्लियोलस होता है। ओके सर, और बस सर, थैंक यू। ये नेक्स्ट। सर जो आप इनहेरिटेबल जीन्स के बारे में बता रहे थे सर, उनके अंदर से जो आपने आई कलर का बताया सर, वो आप एक दफा दोबारा रिपीट कर सकते हैं? आई कलर बेटे मैंने बताया कि पेयर ऑफ जीन है जो कि आई कलर को जो है वो कंट्रोल करता है। ये जीन जो है एक ब्राउन पिगमेंट की फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। अगर ये जीन वर्क करता है और ब्राउन पिगमेंट जो है वो बहुत ज्यादा मिकदार में प्रोड्यूस होता है तो आंख का कलर ब्लैक होगा, और अगर बहुत थोड़ा प्रोड्यूस हुआ है पिगमेंट तो आई का कलर लाइट ब्राउन होता है। और अगर कोई इन बिटवीन कुछ क्वांटिटी में प्रोड्यूस हुआ है तो डिफरेंट ग्रेड्स की सूरत में मुख्तलिफ कलर आते हैं, जैसे ब्लू कलर है, ग्रीन कलर है, हेजल कलर है। हेजल कलर मैंने बताया रेडिश ब्राउन कलर को कहते हैं। ये इन बिटवीन डिफरेंट ग्रेड्स जब पिगमेंट के प्रोड्यूस होंगे तो उस सूरत में ये कलर आते हैं। नेक्स्ट सर, आपने कहा था कि जो वो एयर लोब्स आई कलर वगैरह ये पेरेंट्स से निकलते हैं। सर मेरे फ्री एयर लोब्स हैं, लेकिन ना मेरे पापा के फ्री एयर लोब्स है ना मेरी मम्मा के हैं। बेटे इसमें ये होता है कि जो कैरेक्टर्स होते हैं कुछ जीन का पेयर होता है जो कि इनको कंट्रोल करता है। जीन का पेयर होता है। अब आपको अगर किसी भी बच्चे को या ऑफस्प्रिंग को फादर की तरफ से भी उसका जीन मिलता है और मदर की तरफ से भी उसका जीन मिलता है तो तब ये ट्रेट अपने आप को शो कर सकती है। ये ट्रेट्स कुछ ऐसी होती हैं जो रिसेसिव होती हैं, और वो रिसेसिव ट्रेट्स तब शो करती हैं जब दोनों तरफ से उनको कैरेक्टर मिलता है। तो अदरवाइज क्या होता है,
कि पेरेंट्स के अंदर ये कैरेक्टर मौजूद है, लेकिन वो कैसे था, वो हेट्रोजाइगस केस होता है कि उसमें दूसरा कैरेक्टर भी साथ मौजूद है, वो डोमिनेट कर रहा है इसको, वहां शो नहीं कर रहा होता। अब औलाद के अंदर क्या होगा, जिस बच्चे को वो ट्रांसफर होगा कैरेक्टर दोनों तरफ से, तो वहां पे वो शो करेगा, अदरवाइज वो शो नहीं करेगा। आप देखें आपके अंदर नहीं है तो आपके जो दूसरे बहन भाई हैं उनके अंदर लाजमी किसी न किसी में होगा। तो जिसमें ये रिसेसिव ट्रेट के दोनों कैरेक्टर आएंगे वहां कैरेक्टर शो होगा, अदरवाइज ये आपके अंदर कैरेक्टर मौजूद है लेकिन वो शो नहीं हो रहा। ओके नेक्स्ट। जैसा कि आपने कहा कि जो कैरेक्टर है वो हमारा इनहेरिटेबल, नॉन इनहेरिटेबल ये वीडियो बंद रखें। कैरेक्टर, पेरेंट्स का जो कैरेक्टर है वो नॉन इनहेरिटेबल है। तो सर मेरे साथ ऐसा है फैमिली के अंदर कि मेरे जो पापा का काम है वो उससे मेरी सिस्टर का है, वो एग्जैक्टली वो ही करती है। सर आपने कहा है कि कैरेक्टर नॉन इनहेरिटेबल है, तो क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि वो इनहेरिटेबल हो कुछ केसेस में? नहीं, नॉन इनहेरिटेबल तो मैंने बेटा नहीं कहा, आपको मैंने लिस्ट में भी बताया ये इनहेरिटेबल कैरेक्टर है। इनहेरिटेबल कहते हैं जो इनहेरिट हो जाता है। आप इन का लफ्ज लगने से इसको उल्ट ना समझे, इनहेरिटेबल और दूसरी टर्म है नॉन इनहेरिटेबल। ये कैरेक्टर इनहेरिटेबल है। हाँ जी जी बेटा दोबारा बताएं। सर आपने जो लिस्ट थी उसके ना नॉन इनहेरिटेबल वाली साइड पे लिखा था कैरेक्टर एंड स्किल्स ऑफ द पेरेंट्स। अच्छा सर यही मैं पूछना चाहती थी कि ऐसा मुमकिन नहीं कि वो इनहेरिटेबल हो। अच्छा आपने नॉन स्किल्स, बेटे बात सुने, वो स्किल्स जो लाइफ टाइम में कोई बंदा एक्वायर करता है, जो सीखता है, कोई हुनर सीखता है, ये हुनर कभी आगे ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है, ये हुनर, ये नहीं है कि एक बंदा ड्राइविंग कर सकता है तो उसके जो आगे बच्चे पैदा होंगे वो पैदाशी तौर पर ही उनको ड्राइविंग आती होगी, क्या ऐसे हो सकता है? नहीं सर लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो उसके तौर तरीके हैं जिसमें बैठना चलना, हाँ जी बिल्कुल, वो तो इनहेरिटेबल हैं, ये तो इनहेरिटेबल कैरेक्टर हैं। ये आदात, बोलना, लहजा, ये सारी चीजें ये इनहेरिटेबल होती हैं। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट। सर ये जो आपने मिनी एक्सरसाइज करवाई है सर, ये कॉपी पे भी नोट करनी है? कर लेना। सर कर लें? हाँ जी कर लें बेटा। और सर वो एक डायग्राम है जो आपने नोट्स भेजे हैं उसमें क्रोमोसोम की, तो सर वो ड्रॉ करनी है या सिर्फ बुक पे सॉल्व करनी है? ड्रा कर लेना बुक पे, उसको उस नोटबुक पे ड्रा कर लेना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके सर। सर और जो आपने हमें असेसमेंट दी थी सर, वो हमने प्रिपेयर करके उसको सॉल्व करना है कि विदाउट प्रिपरेशन? देखिए बेटे, प्रिपरेशन तो आपने पहले करनी थी, आपको एक्स्ट्रा टाइम देने के बाद मैंने भेजी है। अगर किसी को मजीद चाहिए तो लाज़मी बात है उसको पहले तैयार कर लें और उसके बाद अपनी असेसमेंट आपने करनी, फिर टेस्ट करेंगे आप। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन है आपका? नहीं है तो बेटे इसकी एक्सरसाइज आपको सेंड हो चुकी है, सारी एक्सरसाइज की जो चीजें हैं वो डिस्कस भी हो चुकी हैं। तो आपने ये चैप्टर भी आप तैयार कर लेना है, ये सारा चैप्टर जो है ये आपका रेडी हो जाना चाहिए। एक्सरसाइज में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी क्योंकि मैंने उसको डिटेल से जो है वो एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। जी बेटे आपका कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। सर वो जो असाइनमेंट आपने भेजी थी चैप्टर नंबर 1 की, जो आपने क्वेश्चंस भेजे थे सर, वो मेरी तैयार नहीं है, तो जब मेरी तैयार हो जाएगी मैं तब सॉल्व कर सकती हूँ? जी बिल्कुल, ऐसे ही आप जब तैयार हो जाए तो बाद में उसको सॉल्व कर लें, ताकि आपको खुद को पता चल जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी है, जो डेफिशिएंसी उसको आप कवर अप कर सकते हैं बाद में। एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनी साइड? If no question is there, then we end our meeting. Okay, Allah Hafiz.